Hello students. So in this video we are going to start the new chapter of class 9th science, which is force and laws of motion. So in this chapter we have to learn about two things only. The very first thing is force, and the second thing which we have to learn in this chapter is laws of motion. There are basically three laws of motion: first, second and third law. And these three laws are given by Newton. And in the topic force, we are going to learn about the definition of force, its SI unit, and we are going to learn what force can do to any object or how many types of forces are there. Okay? So basically in this video we are going to cover the whole topic force and first law of motion along with important questions. And the second law of motion and third law of motion we are going to cover in the second part of this video. Great. Okay, now let's discuss what is force. What do we mean by force? Suppose मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट दिया, ऑब्जेक्ट ए, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है ये, एंड आई सेड यू हैव टू मूव दिस ऑब्जेक्ट. आप क्या करोगे इस ऑब्जेक्ट के साथ? इसे मूव करवाने के लिए या तो आप इस ऑब्जेक्ट को धक्का दोगे, ठीक है, मूव करना स्टार्ट कर देगा, या तो आप इसे अपनी ओर खींचोगे तो ये मूव करेगा, या तो आप इसे हिट कर दोगे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से या हाथ पैर से किक कर दोगे, हिट कर दोगे, राइट? तभी ये ऑब्जेक्ट मूव कर पाएगा. मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम मूव करवाना चाहते हैं तो हमें उसके साथ तीन चीज़ें करनी पड़ेंगी. आइदर पुश द ऑब्जेक्ट, धक्का दो उसे, पुल द ऑब्जेक्ट, उसे अपनी तरफ खींचो, या फिर हिट द ऑब्जेक्ट. सो दिस पुश और पुल ऑन दिस बॉडी इज नोन एज फोर्स. द पुश और पुल on any object is known as force. Okay, let's take a few examples from our everyday life कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट को पुश, पुल या हिट करके आप मूव करवाते हो उसे. सबसे सरल एग्जाम्पल, अगर आपको अपने घर का दरवाज़ा खोलना है तो you'll pull the gate, right? अगर उसे बंद करना है you'll have to push the gate. And if you want to open the drawer of your study table, you'll have to pull the drawer towards yourself, right? और इन दोनों केस में ही आप ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं. तो फोर्स का एक मोटा मोटा मतलब है द पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट. इन दिस चैप्टर वी हैव टू डील विद दिस फोर्स, क्योंकि हमारी एवरीडे लाइफ में फोर्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत टाइप के फोर्स काम आते हैं, जैसे पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, ये सभी फोर्सेस हैं. जब आप किसी फुटबॉल को किक करते हो आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो. व्हेन यू पुल द ड्रॉअर ऑफ अ टेबल यू आर exerting some force on that drawer. A force is used when you lift the object from the floor. Force is used when you stretch the rubber band. Force is used when you twist the clothes to get water out of them. तो force की एक इमेज आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी अब. Now there is one more thing about force is that कि force को हम देख नहीं सकते. Can you see the force? सपोज मैंने आपको एक चाटा मारा, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, या आपने किसी अपने छोटे भाई बहन को एक चाटा मारा, राइट? आप फोर्स लगा के चाटा मार रहे हो, आप हिट कर रहे हो. ये हिट एक एक्शन है विच डिस्क्राइब्स फोर्स, राइट? हिटिंग इज ऑल्सो नोन एज फोर्स. अभी बताया मैंने, ठीक है? पुल, पुश और हिट, ये तीनों चीज़ें ही ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स लगाती हैं. तो आपने अपने छोटे भाई बहन को एक चाटा मारा, आपने उन्हें हिट किया, मतलब आपने उनके गाल पर एक फोर्स लगाया, राइट? नाउ यू कैन नॉट सी दैट फोर्स बट यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ फोर्स. आपको फोर्स नहीं दिखा
लेकिन उसका इफेक्ट ये हुआ कि आपके भाई बहन का गाल लाल हो गया। चीज समझ आ रही है हमको? ग्रेट। सो वी कैन नॉट सी द फोर्स बट वी कैन सी द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. So now we are going to learn about effects of force, that what force can do to a body. What force can do to a body. Force can move a stationary body. Stationary body means the object which is in rest position. The object which is not changing its position with respect to time is stationary या फिर rest. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, फोर्स लगा के आप उसे मूव करवा सकते हो. ठीक है, छोटा सा एग्जांपल, फुटबॉल ग्राउंड में एक फुटबॉल रखी हुई है ज़मीन पर, वो रेस्ट पर है. आप उसे किक करोगे, फोर्स लगाओगे, इट विल स्टार्ट मूविंग, राइट? सो वी नो कि फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी. फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो फोर्स लगाकर आप उसे रोक भी सकते हो. सपोज आपका कोई छोटा भाई बहन साइकिल चला रहा है, ठीक है, आपने उसके साइकिल को पीछे से पकड़ लिया, तो क्या होगा? अगर वो साइकिल चला रहा है मतलब वो पहले मूविंग है, वो मोशन में था, आपने फोर्स लगा के उस मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक दिया. सो इसलिए हमें पता चलता है कि फोर्स कैन ऑल्सो स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो. अगर आपका भाई बहन साइकिल, वही साइकिल वाला एग्जाम्पल देखो, अगर वो चल रहा है साइकिल पे, आप उसे पीछे से धक्का दे देते हो, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, राइट? सो फोर्स कैन ऑल्सो चेंज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो. क्रिकेट तो सब देखते होंगे, जब बॉलर हमारे क्रिकेटर की तरफ बॉल फेंकता है तब उस बॉल की डायरेक्शन कुछ और होती है, लेकिन हमारा क्रिकेटर बैट से उस बॉल को हिट करता है और उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है. समझ रहे हैं आप? तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑल्सो. एंड लास्टली, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. रबर बैंड को आप स्ट्रेच करते हो, उस पर फोर्स लगा रहे हो, उसका शेप चेंज हो जाता है. मम्मी घर पे चपाती बनाती है, उसके ऊपर बेलन से फोर्स लगा रहे हैं, हमारी चपाती का शेप चेंज हो जाता है. So these are 5 things that force can do to a body. Now let's revise them again. Force can move a stationary body. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो फोर्स उसको मोशन में ला सकता है. ओके, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी. फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मूव कर रहा है, फोर्स उसे रोक भी सकता है. फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसकी शेप और साइज भी चेंज कर सकता है. सो वी लर्नड अबाउट फोर्स, वी डिस्कस्ड इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. नाउ वी गोना बी डिस्कसिंग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर देयर. नाउ फोर्सेस आर ऑफ 2 टाइप्स, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. So let us discuss balanced force first. So suppose there is a body A, okay, and a few forces are acting on this body, but resultant of all the forces acting on this body is 0. Then we say that the forces are balanced forces. See, there's this object. Suppose ये box है, box A, okay. This is box A. और ये ग्राउंड पे ऐसे ही पड़ा हुआ है, राइट? और हमने इस बॉक्स को पुश करना स्टार्ट किया, हम उसे इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं. दिस इज फोर्स ऑफ पुश. जिस डायरेक्शन में हम ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं उसके एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है. ठीक है, तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है. ये ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी भी एक फोर्स लगा रही है. सो नीचे की डायरेक्शन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और इस ऑब्जेक्ट का एक रिएक्शन भी होगा विच इज रिएक्शन फोर्स. तो फिलहाल इस बॉडी के ऊपर 4 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. पहला तो हम इसे पुश कर रहे हैं, ठीक है, एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, और ग्राउंड
इसके ऊपर वापस रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अभी भी मूव नहीं कर रहा। मतलब कि जितने भी फोर्सेस हैं ये सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, मतलब ये सारे फोर्सेस आपस में बैलेंस्ड हैं। एग्जाम्पल देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, इस ऑब्जेक्ट को हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, बट द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स हमारे फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, एंड ड्यू टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स वी आर नॉट एबल टू मूव दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन फोर्स तो हम अभी भी लगा रहे हैं, बट दिस फोर्स इज कैंसल्ड आउट बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। समझ रहे हैं? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी भी फोर्स लगा रही है, बट दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कैंसल्ड आउट बाय द रिएक्शन ऑफ ग्राउंड। अगर ग्रेविटी का फोर्स मान लीजिए ज़्यादा हो जाता, ये ज़्यादा होगा, तो ये ऑब्जेक्ट ज़मीन में धंस जाता है ना। सिंपल सी बात है, अगर ये ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी ज़्यादा फोर्स लगा लेती तो यहाँ पर धंस जाता। अगर रिएक्शन ज़्यादा हो जाता ग्राउंड का तो ये ऊपर उठने लगता। अगर हम पुश ज़्यादा करते फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा तो वो इस डायरेक्शन में मूव करने लगता, राइट। लेकिन बिल्कुल मूवमेंट इसमें नहीं हो रही, मतलब जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। जितना इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मतलब ग्रेविटी जितना इसके ऊपर एक्ट कर रही है, उतना ही ग्राउंड का रिएक्शन है, एंड ऑल द फोर्सेस आर कैंसलिंग आउट ईच अदर। इसलिए हम इसे बोलेंगे कि ये बैलेंस्ड फोर्स है। तो इस चीज़ से एक कंक्लूजन निकलता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहे होंगे तो जो बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन है वो ही रहेगी। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो वो रेस्ट पर ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है, मान लो वो यूनिफॉर्म मोशन में है, उसके ऊपर भी अनबैलेंस्ड फोर्स अगर एक्ट करे तो भी वो मोशन में ही रहेगा, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, जिसकी वजह से नेट फोर्स ज़ीरो हो जाता है। चीज़ समझ आ रही है? इसलिए मैंने लिखा एफ नेट इज ज़ीरो इन द केस ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। सपोज ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और हम इसके ऊपर एक बैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में। इधर एक बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, इधर भी लगा दे रहे हैं, इधर भी लगा दे रहे हैं, बट स्टिल द ऑब्जेक्ट विल मूव विद यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि बैलेंस्ड फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं होता। सो कंक्लूजन इज बैलेंस्ड फोर्सेस कैन नॉट चेंज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, whether it is state of rest, whether it is state of uniform motion, balanced forces cannot change state of motion. So if balanced forces act on a body, body will continue to remain in its state of motion. जिस state of motion में object था पहले से उसी में चलते रहेगा। balanced forces उसके state of motion को change नहीं कर सकते। Now talking about unbalanced forces, when net force acting on the body is not zero. See, वापस से इस ऑब्जेक्ट को उठा लिया मैंने। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रही हूँ इस डायरेक्शन में, एंड द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग। देखो, जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रही हूँ उसको हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में, सॉरी डायरेक्शन ऑफ फोर्स लिखना था, और जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है दैट इज नोन एज डायरेक्शन ऑफ मोशन। याद रखना, डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पुशिंग फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, एंड द ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि जो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे फोर्स ऑफ पुश को बैलेंस कर रहा था, अब हमारे फोर्स ने फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगा दिया। दैट्स व्हाई द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन। फिर से एक बार देखो, मैं इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रही हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स अभी भी मेरे को अपोज करने की कोशिश कर रहा है, राइट। लेकिन मैं इस
ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉन्टिन्यूसली फोर्स लगाती जा रही हूँ, तो क्या होगा, हमारा जो फोर्स है ये इस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर लेगा। अब हमारा पुश और फ्रिक्शनल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहे, हमारे फोर्स ऑफ पुश ने फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगा दिया, दैट्स वाई द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन। इन दिस केस नेट फोर्स इज नॉट जीरो। नाउ द फोर्सेज आर नॉट बैलेंसिंग ईच अदर, दैट्स वाई द ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इन दिस डायरेक्शन। मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर मूव करवाना है तो उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। ये जो फोर्स था ये अनबैलेंस्ड ही था। जब एफ नेट ज़ीरो नहीं है, जब ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस नहीं लग रहे, हेयर द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज नॉट ज़ीरो। ओके, ये ज़ीरो तब होता जब मूव नहीं करता हमारा ऑब्जेक्ट। हम इधर से फोर्स लगाते, फ्रिक्शन बराबर हमारे इस फोर्स को बैलेंस कर देता, तब वो बैलेंस्ड फोर्स होता। बट हम फोर्स लगा रहे हैं और फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगा दिया हमने। फ्रिक्शन एक हद को बैलेंस करेगा, उससे ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, तब वो अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। ठीक है, सो इफ अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, its state of motion changes। अनबैलेंस्ड फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और हमने उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दिया तो ये मोशन में आ जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और हमने इसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दिया तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ सकता है। सो कंक्लूजन इज, अगर एक बॉडी पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है तो स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, एक बार ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाने पर वो सदा जिंदगी मूव नहीं करते रहेगा। सपोज यू किक द फुटबॉल, आपने लगा दिया अनबैलेंस्ड फोर्स, लेकिन ऐसा नहीं कि ये फुटबॉल पूरी लाइफ टाइम मूव करती रहेगी, राइट? मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट को मूव करवाते रहना है तो बार बार इसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। एक बार इस फुटबॉल के ऊपर फोर्स लगाने से हमेशा ये मूव नहीं करती रहेगी। क्यों? क्योंकि इस फुटबॉल के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस मान लो इसका इधर मोशन है इस डायरेक्शन में, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन नाम का एक अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है जो इसको रोकेगा। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता या फिर एयर का रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये फुटबॉल हमेशा मूव करती रहती। बट एक अनबैलेंस्ड फोर्स है जो कि हमारी इस बॉल को मोशन से रेस्ट में लाता है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट को कॉन्टिन्यूसली मूव करवाते रहना है उसे आपको कॉन्टिन्यूसली अनबैलेंस्ड फोर्स देना पड़ेगा। इसका बहुत सरल एग्जाम्पल, अगर आप साइकिल चलाते हैं, अगर आप उसको पेडल करना बंद करते हैं तो एक टाइम बाद आपकी साइकिल रेस्ट पर आ जाती है, साइकिल रुक जाती है। अगर आपको साइकिल को मोशन में लाते लाते रहना पड़ेगा, मतलब आप चाहते हैं साइकिल आपकी मोशन में ही रहे, तो आपको उस पर लगातार अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते रहना पड़ेगा, तभी आपकी साइकिल मोशन में रहेगी, वरना फ्रिक्शन की वजह से रुक जाएगी। तो बैलेंस्ड फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल देखो, आपने एक बलून लिया, आप उसे अपने दोनों हाथ के बीच में रख रहे हो, है ना, इधर से भी फोर्स लगा रहे हो, इधर से भी फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है ना, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा बट इसकी शेप चेंज हो रही है, राइट? पर जो अनबैलेंस्ड फोर्स है ये किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकता है और शेप को भी चेंज कर सकता है। देयर वाज अ साइंटिस्ट जिनका नाम था गैलीलियो। उन्होंने एक बात कही थी, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई भी अपोजिंग फोर्स ना लगे तो ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में रहेगा। मान लो देखो, ऐसा कोई एक सरफेस है और ऐसा एक सरफेस है, इंक्लाइंड है दोनों, ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड है, ओके। यहाँ पर मैंने एक बॉल रखी और मैंने इसे यहाँ से रिलीज़ कर दिया, बॉल क्या करेगी, यहाँ पर जाएगी।
फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर, ऐसे करते करते थोड़े देर टाइम बाद वो रुक जाएगी। लेकिन गैलीलियो ने कहा कि अगर यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन लेस ये सरफेस हो, तो ये ऑब्जेक्ट, ये बॉल हमेशा मूव करती रहेगी लाइफ टाइम। तो मान लो मैं इस इंक्लिनेशन को थोड़ा इंक्रीज कर दूँ, मैंने ऐसे इंक्रीज कर दिया, तब भी यही होगा। बॉल को मैं यहाँ से रिलीज करूँगी, बॉल आएगी वापस वहीं पर। और मान लो मैंने इस इंक्लिनेशन को पूरा फ्लैट कर दिया, यहाँ से ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, और ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हमेशा हमेशा मूव करते रहेगा इन्फिनिटी तक। यही चीज़ गैलीलियो ने कही थी, और ये चीज़ हमारे न्यूटन सर के दिमाग में स्ट्राइक कर गई, और उन्होंने हमें मोशन के 3 लॉज दिए। सो न्यूटन सर ने हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए 3 लॉज दिए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मैंने आपसे कहा था इस वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्वेश्चन आंसर्स के साथ डिस्कस करेंगे। सो नाउ वील डिस्कस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि हमारे आसपास कुछ ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पर होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स मोशन में होते हैं, राइट? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन्हीं के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन in a straight line will remain with a uniform speed will remain in its state of motion unless it is compelled by an external force to change its state of rest or uniform motion। कहने का मतलब है अगर एक ऑब्जेक्ट है रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, वो रेस्ट पर ही रहना चाहेगा। और अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर आपके ग्राउंड पर एक फुटबॉल रखी है तो ये फुटबॉल यहीं पर रहेगी लाइफ टाइम, जब तक आप इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। अगर आप इसे किक नहीं करोगे ये यहीं पर रहेगी, अपनी मर्जी से मूव नहीं करेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मूव कर रहा है, तो ये तभी रुकेगा जब इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, ठीक है? खैर हमारे पास तो फ्रिक्शन नाम का एक फोर्स है जो हर मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक लेता है, लेकिन अगर हमारे पास फ्रिक्शन नहीं होता, हमारी अर्थ पर फ्रिक्शन नाम की चीज़ नहीं होती, तो कोई अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है हमेशा वो मोशन में ही रहता, कभी रुकता ही नहीं। यही कहता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहेगा, कोई मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। अगर आपके स्टडी टेबल पर एक बुक रखी हुई है और आप उसे हाथ भी नहीं लगा रहे हो तो क्या वो बुक मूव करेगी? नहीं करेगी। वो बुक अभी रेस्ट पर है एंड इट विल चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ओनली जब हमारे हाथों का फोर्स उसके मतलब स्टेट को चेंज करेगा, तभी वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज करेगा। जब तक हम उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स अपने हाथों का नहीं लगाएंगे तब तक वो मूव नहीं करेगा। नाउ देयर इज वन मोर टर्म विच इज नोन एज इनर्शिया। नाउ व्हाट इज इनर्शिया? लेट्स डिस्कस। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट टू कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इनर्शिया मतलब किसी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी, वो क्षमता जिससे कि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर मोशन में ही रहेगा। मतलब हर ऑब्जेक्ट के पास ये टेंडेंसी है, ये क्षमता है कि उसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई अगर चेंज करने की कोशिश करे तो ऑब्जेक्ट उसे रेजिस्ट करे, उसे अपोज करे कि नहीं मुझे चेंज नहीं चाहिए, मैं जिस स्टेट में हूँ मैं उसी स्टेट में ठीक हूँ। इसलिए अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है और हमें उसे मोशन में लाना पड़ता है तो हमें थोड़ा दम लगाना पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं चाहता कि उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को कोई चेंज करे। सिमिलरली यूनिफॉर्म मोशन वाले ऑब्जेक्ट्स के साथ भी यही होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन पे और आप इसे रोकना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं चाहता कि इसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज हो। अगर ये यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो ये चाहेगा मैं इसी मोशन में सदा जिंदगी मूव करते रहूं। So the tendency of the body to resist the change
to oppose the change in its state of motion is called inertia. जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा, उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया उतना ज़्यादा. अगर कोई ऑब्जेक्ट है 100 किलो का, आप इसे मूव करवाने की कोशिश कर रहे हो, ये तो ये ज़्यादा रेजिस्ट करेगा. ये ज़्यादा बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे नहीं मूव करना, अगर पे रेस्ट पे हूँ तो मुझे रेस्ट पे ही रहना है. इसलिए हमें ज़्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा मास मतलब ज़्यादा इनर्शिया हमें मिलेगा. इसलिए हम 10 kg का बॉक्स आराम से हिला सकते हैं, क्योंकि उसका इनर्शिया भी कम होगा. ठीक है. मोर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोर विल बी इट्स इनर्शिया. नाउ लेट्स डिस्कस अ फ्यू ऑब्जर्वेशंस based on the property of inertia from our everyday life. कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं हमारी डेली लाइफ से जिन्हें देखकर हमें समझ आता है कि हाँ भाई, हर ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन को ही कंटिन्यू करना चाहता है. देखो, आपके घर पे मान लो तार पे कोई कारपेट सूख रहा है, ठीक है, उसमें बहुत सारी डस्ट है. अगर आप इस कारपेट को एक स्टिक से मारते हो तो क्या होगा? डस्ट बाहर आ जाती है, राइट? ऐसा क्यों होता है? देखो, ये जो कारपेट है, आपने इसको मारा तो ये कारपेट के पार्टिकल्स आ गए मोशन में, राइट? लेकिन उस कारपेट में जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं, इनर्शिया की वजह से वो अभी भी रेस्ट पर ही हैं. वो नहीं चाहते कि रेस्ट से कोई उन्हें मोशन में लाए, तो वो रेस्ट पर ही रहेंगे. और रेस्ट पर रहने की वजह से सोफा बोल रही हूँ, सॉरी, जो आपके कारपेट के पार्टिकल्स हैं वो पीछे चले जाएंगे स्टिक से मारने की वजह से, और सैंड के पार्टिकल्स, मिट्टी, डर्ट के पार्टिकल्स वहीं रहेंगे इनर्शिया की वजह से. इसलिए वो पार्टिकल्स हमारे कारपेट से अलग हो जाएंगे. सोफा के साथ भी यही है. आपके सोफे पे मान लो धूल जम गई, आप स्टिक से उसे मारोगे तो सोफा नीचे हो जाएगा, मोशन में आ गया, हमने उस पर फोर्स लगा दिया तो. लेकिन जो उसमें डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो अभी भी रेस्ट पर हैं इनर्शिया की वजह से. दे डोंट वांट कि कोई उनके स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करे, वो रेस्ट पर ही रहेंगे और सोफा नीचे हो जाएगा और वो डस्ट के पार्टिकल सोफा से अलग हो जाएंगे. सो व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक, द डस्ट स्टार्ट्स कमिंग आउट ड्यू टू इनर्शिया. कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है ये, इसी चीज़ को क्वेश्चन की फॉर्म में दे देंगे कि अगर आपके तार पर कोई कारपेट सूख रहा है और आप उसे स्टिक से मार रहे हो, डस्ट के पार्टिकल्स बाहर आते हैं, क्यों आते हैं? सो यू विल हैव टू राइट इनर्शिया की वजह से, क्योंकि हमने उस कारपेट के ऊपर फोर्स लगा के उसे तो मोशन में ला दिया, लेकिन डस्ट के पार्टिकल्स अभी भी इनर्शिया की वजह से रेस्ट पर हैं, इसलिए वो कारपेट से अलग हो जाते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी पॉपुलर एग्जाम्पल आप सभी ने अपनी लाइफ में फेस किया होगा अगर आप बस या कार में ट्रैवल करते हैं तो. जब कोई कार या बस स्टार्ट होती है, पैसेंजर्स पीछे जाते हैं. ये चीज़ नोटिस करी है? कार या बस स्टार्ट होती है तो आप पीछे की डायरेक्शन में मूव करते हैं. वाई? देखो, मान लो ये कार बस है और ये एक सीट है और इस सीट के ऊपर आप बैठे हुए हो. ओके, अभी तक बस या कार रेस्ट पर है और वो अचानक से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करती है, तो आपकी जो बॉडी, जो आपका नीचे वाला पोर्शन है, लोअर बॉडी है, वो सीट के कांटेक्ट में है, राइट? तो आपका जो लोअर पोर्शन है वो बस के साथ मूव करने लगता है आगे, लेकिन आपकी जो अपर बॉडी है ये बस के कांटेक्ट में नहीं है, राइट? ये हवा में है. तो ये तो रेस्ट पर है, क्योंकि पहले बस भी रेस्ट पर थी तो आपकी बॉडी भी रेस्ट पर थी. बट अब बस मूव करना स्टार्ट कर दिए तो आपका डाउनवर्ड वाला पोर्शन बस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन आपकी जो अपर बॉडी है वो अभी भी रेस्ट पर ही रहना चाहती है. इस वजह से ये थोड़ा पीछे मूव करती है, क्योंकि आपकी ये नीचे वाली बॉडी आगे मूव कर रही है बस के साथ, है ना? सो जब कार या बस स्टार्ट होती है, पैसेंजर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं ड्यू टू इनर्शिया. ऐसे ही अगर कोई चलती हुई कार या बस रुकती है तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं. वाई? अगर कोई कार और बस इस डायरेक्शन में चल रही है और वो अचानक से रुक जाती है तो हमारी जो लोअर बॉडी है वो तो रुक गई है, लेकिन अपर बॉडी अभी भी मोशन में ही रहना चाहती है इनर्शिया की वजह से. इट वॉन्ट्स टू कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ मोशन. तो इस वजह से लोअर बॉडी तो रेस्ट पर आ गई, लेकिन अपर बॉडी अभी भी थोड़ा आगे जाती है इनर्शिया की वजह से. इस वजह से वो थोड़ा मतलब आगे मूव करती है.
सो ये कुछ कॉमन से एग्जाम्पल थे इनर्शिया के। बस यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो जैसे मान लो आप, ये कैरम बोर्ड है और यहाँ पर आप बीच में एकदम गोटियों को अरेंज करोगे, आप स्ट्राइकर से सबसे नीचे वाली गोटी को मारोगे तो सिर्फ वही मूव करती है ना, बाकी सारी गोटियाँ ऊपर ही रहती हैं। वो सब रेस्ट पर थी, हमने नीचे वाली पर फोर्स लगाया, उसने अपने मोशन को चेंज कर लिया, उसने रेस्ट से मोशन में आ गई, लेकिन उसके ऊपर जितनी भी गोटियां वो सभी अभी रेस्ट पर हैं। दे वॉन्ट टू कंटिन्यू देयर स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई डू अ बैक सीटर मूव्स फॉरवर्ड व्हेन अ फास्ट मूविंग बाइक इज स्टॉप्ड सडनली। बाइक के पीछे बैठा हुआ कोई एक इंसान है ना, मान लो बाइक चल रही है और वो अचानक से रुक जाए तो पीछे वाला बंदा आगे क्यों जाता है? ड्यू टू इनर्शिया। इन अ मूविंग बस या बाइक या कार या ट्रेन, पैसेंजर्स आर इन मोशन, राइट। अगर कार, बस या कोई भी व्हीकल मोशन में है तो पैसेंजर्स भी मोशन में होंगे। और जैसे ही ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है हमारी बॉडी का लोअर पार्ट रेस्ट पर आ जाता है, लेकिन हमारी बॉडी का अपर पार्ट इनर्शिया की वजह से अभी भी मोशन में है। इस वजह से हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव करते हैं। हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। जब तक कोई एक्सटर्नल या अनबैलेंस्ड फोर्स हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लगेगा वो अपनी ही स्टेट में रहना चाहेगा। ये लॉ ऑफ ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कई सारे एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। इनर्शिया हमने समझ लिया क्या होता है, राइट। फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। जो भी मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो में हम करेंगे वो सब हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारा आता है सेकेंड और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। इस वीडियो को इतना ही रखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, जो भी मैंने समझाया कुछ समझ नहीं आया कोई चीज़, तो आप प्लीज़ मुझे उससे कमेंट सेक्शन में पूछें, आपको आपकी क्वेरी का जवाब ज़रूर मिलेगा। आपसे मिलेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।